नमस्कार। ईपीएस पैनल्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। पीसीएस प्री के एग्जाम में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो जीएस तो यानी कि पेपर 1 तो क्वालिफाई कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन पेपर 2 में वो पास नहीं हो पाते हैं। हर साल बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो पेपर 2 क्वालिफाई ना कर पाने की वजह से फाइनल पीडीएफ जो होता है प्री का, उसमें अपना रोल नंबर नहीं पाते हैं। इस वजह से पेपर 2 बहुत से लोगों के लिए एक बड़ा हुआ बना रहता है। अब जो पेपर 2 है, जिसको हम सी सेट के नाम से जानते हैं, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हिंदी के क्वेश्चंस भी होते हैं, इसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस भी होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी होते हैं, इसमें हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होते हैं और एक बड़ा प्रोपोर्शन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के सवालों का भी रहता है। हालांकि ये जो पोर्शन है ये बहुत कठिन नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसमें ऐसे सवाल आने लगे हैं जो ट्रेडिशनली नहीं पूछे जाते थे, खासतौर से 2018 के बाद से। इसमें क्वेश्चंस अब ट्रेडिशनल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स का जो एक क्राइटेरिया है उसके बाहर से निकल कर आने लगे हैं। सोशल साइकोलॉजी जैसे टॉपिक्स के भी सवाल इसमें आने लगे हैं जो जनरली हमको कहीं नहीं मिलते। और इस वजह से मजबूरी में लोग जो है इस पोर्शन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं चुनिंदा सवालों के बारे में बात करेंगे जिनको बड़ा कठिन माना जाता है और ये एग्जाम के बाद कहते मिलते हैं लोग कि ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि अगर हम पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें इन क्वेश्चंस को देखें जो अब तक के सबसे कठिन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस माने जाते हैं, तो उनमें हमको एक पैटर्न देखने को मिलता है कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक से ही घुमा फिरा के हमारे पास ये सवाल आते रहते हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन की अलग हो जाती है, शफल कर दिए जाते हैं टॉपिक्स। तो अगर हम उनको ध्यान से देख लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो हम बेसिकली जो बेसिक एक चीज है उस बेसिक चीज के लिए अवेयर हो जाएंगे और हम एग्जाम में इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक। तो आज हम क्या करेंगे, हम इन्हीं चुनिंदा सवालों की बात करेंगे और इनको कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे जिससे कि आप आसानी से एग्जाम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। क्योंकि हमारे पास समय कम है तो हम यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन्हीं के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, उन्हीं के हिसाब से इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आप नीचे दिख रहे टेलीग्राम चैनल के लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले 2024 जो पीसीएस का प्री हुआ था उसमें जो सवाल आया था उससे हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है कि लोग हम या दूसरे लोग क्यों एक विशिष्ट तरीके से व्यवहार करते हैं। ये जानना एक मानवीय प्रवृत्ति है। हमारे और दोस्तों के व्यवहार के विवरण की प्रक्रिया डैश कहलाती है। और चार ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर देकर रखे गए। इंग्लिश में अगर हम लोग देखें तो लिखा हुआ है, इट इज ह्यूमन नेचर टू नो वाई वी और अदर बिहेव इन अ स्पेसिफिक वे। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग अवर ओन एंड अदर्स बिहेवियर इज। ठीक। बेसिकली बात यहाँ पर की जा रही है कि हर इंसान का व्यवहार अलग अलग प्रकार का होता है। कोई अच्छा व्यवहार करता है, कोई किसी और तरीके से रिएक्ट करता है। हर आदमी का एक स्पेसिफाइड तरीका होता है रिएक्ट करने का, स्पेसिफिक तरीका होता है बिहेव करने का। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक ह्यूमन नेचर है ये जानना कि भाई ये आखिरकार लोगों के व्यवहार में ये जो डिफरेंस है वो देखने को क्यों मिलता है और इसको एक्सप्लेन करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है। ये हमारा जो क्वेश्चन है बेसिकली वो सोशल साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। और यहाँ पर अगर हम लोग इसकी बात करें तो हमारे पास जो चार ऑप्शन देखे रखे गए हैं वो देखे रखे गए हैं, प्रो सोशल बिहेवियर यानी कि सामाजिक समर्थन व्यवहार। ठीक। एट्रीब्यूशन यानी कि गुणारोपण, अल्ट्रुइज्म यानी कि परहितवाद और डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेदीकरण। एक एक करके इनको समझते हैं हम लोग। जो सोशल सपोर्ट बिहेवियर या सामाजिक समर्थन व्यवहार या प्रो सोशल बिहेवियर होता है वह बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली उन कार्यों को, उन कामों को या उन बिहेवियर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है जो दूसरों को हेल्प, उनकी केयर यानी कि सहायता, देखभाल, उनको आराम देना, उनको सहारा प्रदान करने के लिए किए जाते हैं। नाम में ही है सामाजिक समर्थन। समर्थन मतलब क्या हो गया, उनके उनको सपोर्ट करना। ठीक। ये बेसिकली एक पॉजिटिव सोशल एक रिलेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और मेंटल और फिजिकल जो हेल्थ है उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। हम इसको एक सिंपल टर्म में अगर बोले तो जो प्रो सोशल बिहेवियर है, सामाजिक समर्थन व्यवहार होता है, वो बेसिकली उसका मतलब होता है दूसरों की मदद करना। अब ये दूसरों की मदद करने वाला समर्थन सोशल बिहेवियर हमारे पास कई प्रकार का हो सकता है। ये इमोशनल सपोर्ट हो सकता है जिसमें दोस्तों के लिए एम्पैथी दिखाना, किसी के साथ प्यार जताना, किसी की बात को ध्यान से सुनना।
ऐसे ही ये हमारे पास इंफॉर्मेटिव सपोर्ट यानी कि सूचनात्मक समर्थन हो सकता है, इसमें किसी को सलाह देना, उसकी बेहतरी के लिए उसको कोई जानकारी प्रदान करना यहाँ पर आता है। रियल सपोर्ट हो सकता है, जैसे किसी को पैसे देना, किसी को किसी काम को करने में मदद करना, या किसी के साथ समय बिताना, केवल ये महसूस कराने के लिए कि वो अकेले नहीं है। ये क्या है? ये है हमारा सामाजिक समर्थन व्यवहार। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका मान लीजिए कि कोई दोस्त है, वो किसी मुश्किल में है, तो आप उसके पास बैठकर उसकी बातों को सुनते हैं, उसको कंसोल करते हैं, उसको सांत्वना देते हैं। ये क्या है? ये एक इमोशनल सोशल सपोर्ट है, भावनात्मक सामाजिक समर्थन है। ये एक प्रकार का सकारात्मक व्यवहार है, ना कि व्यवहार के कारणों को समझने की प्रक्रिया। तो जो सामाजिक समर्थन व्यवहार, हम लोगों ने क्या समझा कि सामाजिक समर्थन व्यवहार जो है, ये क्या है? ये केवल एक पॉजिटिव तरीके का बिहेवियर है। इससे हम लोग कैसे बिहेव करते हैं उसको हम नहीं समझ सकते, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो ये नहीं है। फिर हम लोग आते हैं, अगला पॉइंट जो है हमारे पास वो है गुणारोपण। गुणारोपण यानी कि एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? ये जो चीज है, ये बेसिकली हमारे और दूसरों के बिहेव करने के जो कॉजेज हैं, जो कारण हैं, उनको पहचानने का, उनको खोजने का, उनको एनालाइज करने का और उनको समझाने की एक मेंटल प्रोसेस है, एक मानसिक प्रक्रिया है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक। ये एक ह्यूमन एक एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, या आदमी मनुष्यों का एक स्वभाव है कि हम ये जानना चाहते हैं कि कोई भी चीज अगर हुई है, कोई भी घटना अगर हुई है, या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने किसी एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव किया है, तो आखिरकार उसने वो बिहेव क्यों किया। जैसे अगर किसी ने आपके ऊपर गुस्सा कर दिया, तो आपके अंदर ये आएगा कि भाई आखिरकार इसने हमारे ऊपर गुस्सा क्यों किया है। या अगर हमसे किसी व्यक्ति ने बहुत ही सपोर्टिव तरीके से बात कर ली, तो हम ये सोचते हैं कि आखिरकार ये हमसे इतना सपोर्टिव तरीके से बात क्यों कर रहा है, हमारी हेल्प क्यों कर रहा है। तो ये जो एट्रीब्यूशन है यहाँ पर, ये बेसिकली किसी के बिहेवियर में क्यों का पता लगाने का काम करता है। ठीक है। अब ये कई प्रकार का होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। पहले बात, इंटरनल एट्रीब्यूशन होता है, यानी कि आंतरिक गुणारोपण होता है। जैसे हम ये मान लेते हैं कि भाई वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, इसलिए वो दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार ही करता है। या अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन सोता ही रहता है, तो हम ये मान लेते हैं कि उसके अंदर ये गुण है कि वो आलसी है। तो उसके स्वभाव को या उसकी पर्सनैलिटी को ही उसके उस पर्टिकुलर बिहेवियर का कारण हम लोग जब मानते हैं, तो इसको इंटरनल एट्रीब्यूशन या आंतरिक गुणारोपण बोलते हैं। ऐसे एक बाहरी गुणारोपण होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बार बार लेट आता है, तो हम ये मान सकते हैं कि पहली बात तो कि वो लेट लतीफ ही है, उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा मान लिया। तो अगर हमने इसको पर्सनैलिटी का हिस्सा मान लिया, तो ये क्या हो गया? ये आंतरिक गुणारोपण हो गया। वहीं अगर हम ये कहें कि ये व्यक्ति जहां से आता है उस रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा होता है या ट्रैफिक खराब था, तो उस ट्रैफिक की वजह से ये क्या हो जाता है? ये लेट हो जाता है। तो उसके उस पर्टिकुलर बिहेवियर का, यानी कि उसके लेट होने का जो बिहेवियर है, उसको हम क्या मान लेते हैं? उसकी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को या जो माहौल है उसको उसके उस पर्टिकुलर बिहेवियर का कारण मान लेते हैं। यानी कि हम ये कह देते हैं कि ट्रैफिक खराब था, इस वजह से वो लेट आ जाता है। तो जब हम उसके इंटरनल, उसके गुणों को ही, उसके उसके पर्सनैलिटी को ही उसका उसका व्यवहार का कारण मानते हैं, तो उसको इंटरनल एट्रीब्यूशन बोलते हैं। और जब हम किसी बाहरी परिस्थिति को मानते हैं, तो उसको हम एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन या बाहरी गुणारोपण बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है? हीडर की एक एट्रीब्यूशन थ्योरी है। नाम ध्यान रख ली, क्योंकि कई बार इनके नाम भी पूछे जाते हैं। अभी हम लोग आगे सवाल देखेंगे। ही डज एट्रीब्यूशन थ्योरी। हीडर एट्रीब्यूशन थ्योरी का मतलब है, वो ये कहती है कि लोग आंतरिक यानी कि व्यक्ति की विशेषताओं और बाहरी यानी कि पारिस्थितिक कारणों की ओर झुकते हैं, और उसके हिसाब से क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। ठीक। अब यहाँ पर केली का एक कोवेरिएशन मॉडल भी है। केली का कोवेरिएशन मॉडल है। और केली के कोवेरिएशन मॉडल में तीन कारण बताए गए हैं। पहला बताया गया है कंसेंसस, दूसरा बताया है डिस्टिंक्टिवनेस, और तीसरा बताया है कंसिस्टेंसी। ठीक। जैसे अगर हम लोग देखें कि कोई विद्यार्थी अगर परीक्षा में फेल हो गया है, तो इंटरनल एट्रीब्यूशन क्या होता है? इंटरनल एट्रीब्यूशन होता है, हम ये मान सकते हैं कि वो आलसी है या उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, इस वजह से वो परीक्षा में फेल हो गया। तो हम उसके व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, तो ये आंतरिक कारण हो गया।
दूसरा ये हो सकता है कि हम ये कह दें कि नहीं वो आलसी तो नहीं, लेकिन पेपर बहुत कठिन आया था तो इस वजह से वो फेल हो गए। जब हम पेपर कठिन होने की बात करते हैं तो यहाँ पर हम उसके उस व्यवहार में, उसके उस बिहेवियर में, उसके उसकी पर्सनैलिटी को इंक्लूड नहीं करते हैं, उसके स्वभाव को इंक्लूड नहीं करते हैं, एक बाहरी कारण को लगा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये पेपर कठिन जब हम बोलते हैं तो ये बाहरी कारण है। ठीक, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि फिर से एक बार बात कर रहे थे कि हमारा कोई कलीग है, हमारा कोई दोस्त है, वो बार बार हमारी पढ़ने की जगह पर कोचिंग में या लाइब्रेरी में या ऑफिस में अगर देर से आता है, तो ये सोच लेना कि वो आलसी है या ये सोच लेना कि वो ट्रैफिक में फंस गया है, ये एट्रीब्यूशन यानी कि गुणारोपण की प्रक्रिया है। ये सीधे तौर से किसी पर्सन के बिहेवियर के कारणों को समझने के प्रोसेस से संबंधित है। इस जो सही उत्तर होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा गुणारोपण या एट्रीब्यूशन जो है वो हमारा जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको पहले दो टॉपिक समझ में आ गए होंगे, केवल ऑप्शन को समझना नहीं, इन टॉपिक को भी समझते रहिएगा कि ये क्या है। ठीक, जैसे सामाजिक समर्थन व्यवहार, दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना, सामाजिक सफल, उनको सपोर्ट करना सामाजिक सफल समर्थन है। और गुणारोपण में हम यहाँ पर एट्रीब्यूट करते हैं उसके आंतरिक या बाह्य कारणों को उसके बिहेवियर का कारण बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, ये है व्यवहार के विवरण की प्रक्रिया, उसके एक्सप्लेनेशन की प्रक्रिया ये होती है। तीसरा हमारे पास है परहितवाद यानी कि अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म क्या होता है, अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है कि बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या लाभ की अपेक्षा के पूरी तरीके से निस्वार्थ भाव से जब दूसरे की भलाई कोई व्यक्ति करता है तो उसका ये जो उसकी प्रवृत्ति है, ये जो उसकी एक क्वालिटी है, इसको परहितवाद बोलते हैं। नाम में ही लिखा है परहितवाद, दूसरे के हित को करने का काम जो है वो परहितवाद कहलाता है। ठीक, मैं फिर से बोल देता हूं कि जब कोई पर्सन बिना किसी पर्सनल स्वार्थ के, बिना किसी लाभ या बिना किसी फायदे की उम्मीद किए पूरी तरीके से निस्वार्थ तरीके से दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, तो उसकी ये जो प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परहितवाद या अल्ट्रुइज्म बोलते हैं। ठीक, इसमें जो मदद करने वाला है वो कोई इनाम, कोई प्रशंसा या किसी भी तरीके के अपने लिए फेवर की उम्मीद उसको नहीं होती है, तो निस्वार्थ मदद का काम आता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये मदद करने का उद्देश्य केवल दूसरे का भला करना होता है। ये जो चीज है इससे आदमी को आत्मसंतुष्टि मिलती है जो अपने आप में एक पुरस्कार मानी जाती है। ठीक है, तो जैसे अगर कोई कोई एक गुमनाम व्यक्ति है, वो किसी अनाथालय में, किसी संस्था में कोई बड़ी राशि का दान कर देता है या अपनी जान जोखिम में डालकर किसी पानी में डूबते हुए या किसी जगह पर फंसे हुए किसी अजनबी को बचाने का काम करता है, तो ये अल्ट्रुइज्म के एग्जाम्पल है। ये जो चीज है, अगर हम लोगों ने इतना जो डिस्कस किया है, हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर तरीके का व्यवहार की बात करी जा रही है, जो निस्वार्थ काम, निस्वार्थ मदद करने का व्यवहार का एक बिहेवियर है। ये किसी बिहेवियर के पीछे क्या चीज है उसको समझने की प्रक्रिया नहीं होती है। परितवाद ये अपने आप में एक व्यवहार है, ना कि किसी के व्यवहार को समझने की, किसी के व्यवहार को एक्सप्लेन करने की प्रक्रिया है। ठीक, तो ये भी हमारा सही उत्तर जो है वो नहीं होगा, ये भी नहीं है सही उत्तर, तो हम वैसे देख चुके हैं गुणारोपण है। फिर हमारे पास आता है विभेदीकरण यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग भेदभाव भी बोल सकते हैं। ठीक, लोगों के बीच में अंतर करना, ये भी एक प्रकार का बिहेवियर ही है। ठीक, ये भी बिहेवियर को समझने का प्रोसेस नहीं है, बिहेवियर को एक्सप्लेन करने का प्रोसेस नहीं, बल्कि एक बिहेवियर है। ठीक, किसी भी व्यक्ति या किसी भी ग्रुप के प्रति उनकी सोशल जो कैटेगरी है, जैसे जाति हो गई, जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, रेस हो गया, उम्र हो गया या नेशनैलिटी हो गया, उसके आधार पर किया गया कोई अनुचित, नेगेटिव या हानिकारक जो बिहेवियर होता है उसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का बिहेवियर है। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप का एक परिणाम है। ठीक, प्रेजुडाइज का मतलब क्या है, हम प्रेजुडाइज करके बैठे हैं कि ऐसे पर्टिकुलर लोग कैसे होते हैं, बुरे ही होते हैं, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, है ना। ठीक, तो जब कोई व्यक्ति अपने प्रेजुडाइसेस के ऊपर, अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर बिहेव करता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको भेदभाव बोला जाता है। जैसे एक कंपनी का किसी एक योग्य उम्मीदवार को केवल इसलिए नौकरी नहीं देना क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जेंडर का है या पर्टिकुलर कम्युनिटी का है या एक पर्टिकुलर रिलीजन का है, ये भेदभाव का एक क्लियर एग्जाम्पल है।
ठीक, ये क्या है, ये भी एक बिहेवियर है, लेकिन ये एक प्रकार का कैसा बिहेवियर है, नेगेटिव बिहेवियर है। तो ये तीन जो चीजें हैं, जो पहला वाला है, सी वाला है और डी वाला, ये तीनों एक प्रकार के बिहेवियर है, ना कि बिहेवियर को एक्सप्लेन करने का कोई तरीका है। बिहेवियर को एक्सप्लेन करने का तरीका गुणारोपण है, कि भाई उसके अंदर एक गुण ही ऐसे हैं, या उसके साथ जो परिस्थितियां लगी हुई हैं उनका गुण ही ऐसा है जिस वजह से उसने इस प्रकार से बिहेव किया है। ठीक, अब जैसे हम परहितवाद के बिहेवियर की बात करें, तो ये बिहेवियर है ना, तो अगर हम कहें कि भाई वो आदमी दूसरों का भला क्यों करता है, तो हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि वो बहुत धार्मिक व्यक्ति है, या वो भगवान से डरने वाला व्यक्ति है, या हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर ममता बहुत ज्यादा है, या उसके अंदर दया की भावना बहुत ज्यादा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, गुणों को उसके साथ एट्रीब्यूट करके हम कह रहे हैं कि भाई इस तरीके के बिहेव करने का कारण ये है। तो ये गुणारोपण या एट्रीब्यूशन, इसका सही उत्तर हमारा होगा। तो यहाँ पर इस एक क्वेश्चन से हम लोगों ने चार टॉपिक जो है ये कवर कर लिए हैं। और आप देखेंगे जब हम 7 8 10 सवाल यहाँ पर कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूम घूम कर रिपीट होते हैं, और हम इनसे अवेयर ना होने की वजह से अक्सर इन सवालों को बड़ा कठिन मानकर छोड़कर एग्जाम में चले आते हैं। ठीक, दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, टेंडेंसी ऑफ पीपुल टू लाइक ईच अदर, यानी कि लोगों को एक दूसरे की पसंद करने की प्रवृत्ति इनमें से किस कैटेगरी में आएगी, है ना। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास चार जो ऑप्शंस हैं वो देके रखे गए हैं। पहला है प्रेजुडाइज, यानी कि पूर्वाग्रह। दूसरा अट्रैक्टिवनेस, यानी कि आकर्षकता। रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग, यानी कि पसंद की परस्परता। और डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि विभेदीकरण। तो हम अगर देखें तो पहला क्या है, पूर्वाग्रह। क्या हम किसी व्यक्ति को या एक दूसरे को किसी प्रेजुडाइज की वजह से पसंद करते हैं, किसी पूर्वाग्रह की वजह से पसंद करते हैं? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक तरफा पसंद की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर दो लोग हैं जो दोनों एक दूसरे को आपस में पसंद करते हैं। अगर एक व्यक्ति दूसरे को पसंद करता है तो यहाँ पर प्रेजुडाइज हो सकता है, लेकिन जब प्रेजुडाइज होगा तो ये दो तरफा नहीं होगा कि वो भी किसी प्रेजुडाइज से आपको पसंद करे, है ना। ठीक, क्या आकर्षकता की वजह से दो व्यक्ति एक दूसरे को पसंद करते हैं? हो सकता है कि एक व्यक्ति आकर्षक हो तो दूसरा उसकी आकर्षकता की वजह से, उसके अट्रैक्टिवनेस की वजह से उसको पसंद करे, लेकिन जरूरी नहीं है कि दूसरा भी उसी वजह से उसको क्या करे, पसंद करे। ठीक, तो यहां पर हम इन सभी तीन चीजों को अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हमारा पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह यानी कि प्रेजुडाइज। ठीक, ये भी बेसिकली सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स है। पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह यानी कि प्रेजुडाइज बेसिकली क्या होता है, किसी एक पर्सन या किसी ग्रुप के प्रति बिना किसी ठोस लॉजिक, बिना किसी ठोस बेसिस, या बिना किसी एक्सपीरियंसेस के बनाई गई एक प्री डिटरमाइंड लग नॉर्मली जो निगेटिव एक राय होती है। ये बेसिकली एक दृष्टिकोण या भावना होता है। अक्सर क्या होता है कि हमें कोई एक पर्सन है, वो पर्सन हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्यों पसंद नहीं आता? जबकि हमने ना कभी उससे बात करी होती है, ना हमारा कभी उससे कोई कांटेक्ट हुआ होता है। ठीक, बिना किसी बात के, बिना किसी कांटेक्ट के, बिना किसी संपर्क के वो व्यक्ति हमको अपने आप क्या है, हमको पसंद नहीं आता। या कभी कभार क्या होता है कि हमको कोई व्यक्ति ऐसा दिख जाता है जिससे हमारी कभी कोई बात भी नहीं हुई होती है, ना हम उसको जानते हैं, फिर भी वो हमको क्या लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। ये क्या है? ये बिना किसी ठोस तर्क या बिना किसी एक्सपीरियंस के बनाई गई एक प्री डिटरमाइंड, और अक्सर कैसी, एक निगेटिव राय होती है। पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन अक्सर कैसी होती है, निगेटिव राय होती है कि हमको पसंद नहीं आ रहा, बिना किसी बात के हमको पसंद नहीं है वो। ये क्या है? ये पूर्वाग्रह है। ये पहले से बनाई गई एक नकारात्मक धारणा है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि अक्सर आपने किसी व्यक्ति को पहले खराब समझा होगा, जब उससे आपकी बात हुई तो आपको लगता है ये तो मेरी पूर्व निर्धारित धारणा के बिल्कुल अपोजिट निकला। क्या हो सकता है कि आपसे किसी ने कहा कि हम तो तुमको पहले ऐसा समझते थे, लेकिन तुम तो बिल्कुल अपोजिट निकले, है ना। तो ये यही है, प्रेजुडाइस है ना। इसमें एक चीज ये भी आती है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए नापसंद कर देना क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया से आता है या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आता है, भले ही आप उस व्यक्ति से कभी मिले ना हो, कभी आपने उस व्यक्ति से बात ना करी हो, है ना। तो ये क्या है? ये प्रेजुडाइस है। जैसे हम मान लेते हैं कि सभी गांव वाले कैसे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, या एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में मान लेना कि भाई ये पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं। तो अगर कोई उस रिलीजन का व्यक्ति हमारे सामने आता है तो भी हमारे लिए, हमारी जो धारणा उसके लिए वो वैसी ही बन जाती है, जबकि वो हो सकता है उससे बिल्कुल अपोजिट हो। यानी कि किसी खास धर्म के लोगों को हमेशा संदेह की नजर से देखना भी ये प्रेजुडाइस है।
पूर्वाग्रह है ना। ये पसंद करने की जो टेंडेंसी उसके ठीक विपरीत है। और ध्यान ध्यान दें यहाँ पर कि ये एक दूसरे की पसंद करने की प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ पर जनरली क्या होता है, डिसलाइकिंग आती है। इसलिए ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारे पास सही ऑप्शन नहीं है। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो आकर्षकता या अट्रैक्टिवनेस है। अब आकर्षकता या अट्रैक्टिवनेस दो तरीके की हो सकती है। कोई आपको फिजिकली अट्रैक्टिव लग सकता है या किसी की पर्सनैलिटी आपको अट्रैक्टिव लग सकती है ना। तो ये जो अट्रैक्टिवनेस है, आकर्षकता है, वो शारीरिक भी हो सकती है और व्यक्तित्व की भी हो सकती है, और ये किसी को पसंद करने का कारण हो सकता है। ठीक। अब नॉर्मली लोग उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो उनको अट्रैक्टिव लगते हैं। अब अट्रैक्टिव लगना या ना लगना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और ये पसंद को एक तरीके से प्रमोट करने वाला या प्रेरित करने वाला एक गुण होता है। ठीक। अब ये फिजिकल अट्रैक्शन और जो पर्सनालिटी वाला अट्रैक्शन, जैसे कोई बहुत दयालु है या कोई बहुत हंसमुख स्वभाव का है या किसी का स्टेटस बहुत अच्छा है, कोई बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन है, कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, उसकी सोशल समाज में प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा, रेपुटेशन बहुत ज्यादा, तो इन चीजों से भी हम लोगों के प्रति क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक। जैसे अक्सर क्या होता है, जिसका चेहरा सुंदर है, बॉडी सुंदर है, फिजिकली वो अच्छा लगता है, या कोई बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है, उनको लोग ज्यादा है क्या, उनको पसंद करते हैं। ठीक। जैसे फिल्म स्टार्स को हम पसंद करते हैं। तो ये जो है, ये पसंद करने का एक फैक्टर है। इसमें एक आदमी दूसरे इंसान को पसंद कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दूसरे इंसान को भी पहला व्यक्ति उतना ही अट्रैक्टिव लगे। तो ये एक दूसरे को पसंद करने का जो है वो कारण नहीं हो सकता है। ये लोगों के बीच में पसंद करने का एक जो टेंडेंसी है उससे रिलेटेड तो है, लेकिन रेसिप्रोकल लाइकिंग यहाँ पर नहीं आएगी। दोनों तरफ से पसंदगी हो, ऐसा डायमेंशन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हो एक आदमी को दूसरा अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरे को पहला भी अट्रैक्टिव लगे। इसलिए ये भी जो है, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। फिर आता है पसंद की परस्परता, यानी कि रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग। अब ये इसमें तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी। पसंद की परस्परता जब आ गई, यानी कि रेसिप्रोसिटी जब आ गई, तो रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है जो दोनों ओर से हो, इधर से भी लाइकिंग है और उधर से भी लाइकिंग है। तो ये जो है, ये देख के ही हमको समझ में आ जाता है कि ये सही ऑप्शन इसका होगा। लेकिन फिर भी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एक सोशल प्रिंसिपल है, सोशल डॉक्ट्रिन है, जो ये बताता है कि जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि कोई दूसरा उन्हें पसंद करता है, तो उनमें भी उस व्यक्ति को पसंद करने की एक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है ना। ये फिल्मों में आपने देखा होगा कि जो हीरो है उसको कोई बताता है कि वो पर्टिकुलर जो हीरोइन है वो आपको पसंद करती है, और उसके बाद वहां पर एक ये जो शुरू है वो हो जाता है। और ये एक तरह का सोशल होने के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है वो भी बन जाता है यहाँ पर। ठीक। तो जो रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग है, यानी कि जो आपसी लाइकिंग है, ये संबंधों को भी मजबूत करती है, और इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का एक इंपॉर्टेंट रूल है ये। ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर आपको, सिंपल सी बात एग्जांपल लेते हैं, कि अगर आपको पता चलता है कि आपका कोई कलीग है या आपका कोई साथी है, उसने दूसरे के सामने आपके किसी काम की बड़ाई कर दी है, तो आपको ये लगता है कि भाई उसने हमारी बड़ाई करी है, तो आपके मन में उसके प्रति एक सकारात्मक भावना आ जाती है। आपके अंदर उसके प्रति सम्मान और एक लाइकिंग या पसंद की जो भावना है वो बढ़ जाती है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो ये जो रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग है या पसंद की परस्परता है, ये सीधे तौर पर लोगों की एक दूसरे को पसंद करने की टेंडेंसी को एक्सप्लेन करता है। इसलिए जो सही उत्तर होगा वो हमारा यही है, रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग। डिस्क्रिमिनेशन हम लोग ऊपर देख के आए, ये निगेटिव टर्म है एक, और ये बेसिकली हम लोगों ने भी बात की थी। देखिए अभी रिपीट हो गया ये वाला कंसेप्ट, इसके पहले वाले सवाल में ही देखा था। ये क्या है, ये वही है जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, कि लोगों या वस्तुओं को अलग अलग कैटेगरीज में बांटने की प्रक्रिया है। प्रेजुडाइज पर बेस्ड एक निगेटिव एक बिहेवियर या काम है। जब व्यक्ति अपने प्रेजुडाइजेस बेसिकली जो निगेटिव होते हैं उनके बेसिस पर किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप के साथ अनुचित व्यवहार, अनजस्ट बिहेवियर जो करता है, तो ये जो है ये भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक। फिर अगर हम लोग देखें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निर्णय लेने में कौन सा पूर्वाग्रह पहली बार प्राप्त जानकारी को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ठीक है।
यानी कि विच डिसीजन मेकिंग बायस रिफर टू द टेंडेंसी टू गिव एक्सेसिव वेट टू द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। ठीक। क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी दुकान में गए, ठीक, या आपको पर्टिकुलर जगह पर मान लीजिए कि आपको कोई फोन पसंद आ गया और आपने पता किया भाई इस फोन का दाम कितना है, तो पता चला कि उस फोन का दाम 50,000 रुपए है। ये आपको उस फोन के दाम के बारे में मिली हुई पहली जानकारी है ना। ये क्या है? ये उस चीज के बारे में प्राप्त पहली जानकारी। तो आपके दिमाग में ये बात घर कर गई कि इस फोन की जो कीमत है वो 50,000 रुपए है। फिर आप कहीं पर जाते हैं और आप ये देखते हैं कि वहीं पर आपने वो फोन मिल रहा है और आपने पूछा कि भाई ये फोन कितने का है, तो वो व्यक्ति कहता है ये फोन आपको हम 40,000 रुपए का दे देंगे। तो आपकी जो पहली जानकारी है वो जानकारी है कि फोन 50,000 रुपए का है। और जब दूसरी जानकारी आपके सामने आई कि यहाँ पर ये फोन 40,000 का मिल रहा है, तो आपको लगेगा कि ये फोन क्या हो गया, ये फोन सस्ता हो गया है। ठीक है। तो ये जानकारी जो आपको प्रभावित कर रही है, जो पहली जानकारी है, वो जानकारी के बारे में ये बात हो रही है कि निर्णय लेने में कौन सा पूर्वाग्रह पहली बार प्राप्त जानकारी को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो आपने पहली बार जो मिली जानकारी है उसके बेसिस पर अब डिसीजन लिया है कि आपको फोन ये फायदेमंद सौदा साबित होगा या फायदेमंद सौदा साबित नहीं होगा। तो ये जो टेंडेंसी है जिसमें आप डिसीजन लेने के लिए पहली जो इंफॉर्मेशन आपको मिली थी उसके बेस पर डिसीजन लेते हैं, उसके बेस पर आगे आने वाली चीजों को तौलते हैं, उसके बेस पर अपने डिसीजंस को फ्रेम करते हैं। ये कौन सी टेंडेंसी है, उसको क्या कहा जाता है टेक्निकली, इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शंस है वो देके रखे गए। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह यानी कि कंफर्मेशन बायस, पश्च दृष्टि पूर्वाग्रह यानी कि हाइंड साइट बायस, एंकरिंग पूर्वाग्रह यानी कि एंकरिंग बायस, और उपलब्धता अनुमानी यानी कि अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। एक एक करके इनको समझते हैं। जैसे अगर हम देखें तो पहला है पुष्टिकरण पूर्वाग्रह यानी कंफर्मेशन बायस। ये क्या है, ये समझ लेंगे ये क्या होता है तो हम पहचान जाएंगे कि ये सही उत्तर है या नहीं है। ये बेसिकली क्या है, किसी पर्सन को उन सूचनाओं को खोजने, उन सूचनाओं को प्राथमिकता देने और उनको याद रखने की टेंडेंसी है जो उनकी पहले से मौजूद जो मान्यताएं हैं, जो उनके दिमाग में पहले से मौजूद जो विचार हैं, उनको कंफर्म करती है, उनकी पुष्टि करती है। इसके साथ ही ये उन इंफॉर्मेशंस को नजरअंदाज करने की टेंडेंसी भी है जो उनकी उन मान्यताओं का को निगेट करती है, उनकी उन मान्यताओं का खंडन करती है। ठीक। यहाँ पर बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ऐसा पर्सन जो इस प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है वो केवल उसी जानकारी को खोजता है और इंपॉर्टेंस देता है जो पहले से उसकी जो मान्यता है या पहले से उसकी जो एक राय बनी है उसको कंफर्म करती हो। वो अपनी बात को कंफर्म करने की चीजों को ही क्या करता रहता है, ढूंढता रहता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको कंफर्मेशन बायस बोलते हैं, पुष्टिकरण पूर्वाग्रह बोलते हैं। अब जैसे किसी इंसान के दिमाग में एक ये राय बनी हुई है कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ने वाला व्यक्ति जो होता है वो अच्छा होता है, तो वो हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट जो मिलेगा उसको यही राय देगा कि तुम सुबह जल्दी उठकर पढ़ा करो। और अगर उसको कोई ऐसा लड़का मिल जाएगा जो रात को देर तक पढ़ता है तो उसको वो गलत साबित करने की कोशिश करेगा और कहेगा रात को देर तक नहीं पढ़ना चाहिए, ये गलत बात है, तुम सुबह जल्दी उठकर पढ़ा करो। अपनी राय उसमें थोपने की कोशिश करेगा क्योंकि उसने वो राय अपने दिमाग में बनाकर रखी। और अगर कोई ऐसा सफल व्यक्ति उसको मिल जाता है जो कहता है मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ता था, तो वो उसको उसको कंफर्म करेगा कि देखो ये सुबह जल्दी उठकर पढ़ता था इसीलिए ये जो है ये सफल हुआ है, और तुम रात को पढ़ते थे, दिन में सुबह जल्दी उठकर नहीं पढ़ते थे, इसीलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो पा रहा है ना। ये क्या है, ये पुष्टिकरण पूर्वाग्रह है। वो आदमी ये कहता है मैं वही मानूंगा जो मैं पहले से मानता हूं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खराब है, तो वो केवल उन्हीं न्यूज़ पर, उन्हीं आर्टिकल्स पर ध्यान देगी जो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की आलोचना करते हैं, और उन सभी पॉजिटिव समाचारों को नजरअंदाज कर देगा जो उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए है। ये हम लोग देख रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा कि एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हमारे दिमाग में एक राय बन गई कि नहीं वो तो बेवकूफ है,
या वो तो अच्छा इंसान है। तो हम जिसको अच्छा मानते हैं उसके बारे में अच्छी खबरों पर ही ध्यान देंगे, बुरी खबरों कहेंगे अरे ये तो फालतू चीजें हैं। और जिसको हम बुरा मानते हैं उसके बारे में हम उन्हीं खबरों को इंपॉर्टेंस देंगे जिसको बुरा साबित करती हैं। उसकी अच्छी खबरों को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये भी फालतू हैं, गलत खबरें हैं, सही खबरें नहीं उसके बारे में, क्योंकि वो तो बुरा आदमी, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता और अच्छा काम कभी कर ही नहीं सकता, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं। तो ये जो चीज है बेसिकली, ये जो चीज है वो बेसिकली किसी भी इंफॉर्मेशन के सीक्वेंस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि हमारी जो राय है उससे रिलेटेड है। ठीक। जबकि क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन एक क्रम की बात कर रहा है कि पहली बार मिली जानकारी और बाद में मिली जानकारी। यहाँ पर हमारी राय किसी चीज के बारे में क्या है उससे संबंधित जो इंफॉर्मेशन आती हैं वो हम लोग यहाँ पर उनको एक्सेप्ट या निगेट करने का काम करते हैं। किसमें? पुष्टिकरण पूर्वाग्रह में या कंफर्मेशन बायस में। इसलिए ये उत्तर क्या है? ये उत्तर गलत है। फिर आता है हमारे पास स्पष्ट दृष्टि बायस या पूर्वाग्रह। ठीक। हाइंडसाइट बायस। इसमें इंसान कहता है, कोई भी चीज होती तो वो कहता है ये तो मुझे पहले से ही पता था, है ना। कि कोई व्यक्ति फेल हो जाता है मान लीजिए एग्जाम में, तो रिश्तेदार क्या कहते हैं कि ये तो मुझे पहले ही से पता था कि इसका कुछ नहीं होने वाला, तो पास होने ही वाला है, पास होने ही नहीं वाला है ना। तो ये जब इस तरीके का शब्द को इस्तेमाल करता है तो ये पहचानने वाली बात होती है कि वो किससे ग्रसित है? पश्च दृष्टि पूर्वाग्रह से ग्रसित है। उसकी प्रवृत्ति कैसी है? इस तरीके की है। ये किसी चीज के हो जाने के बाद ये मानने की एक टेंडेंसी है कि आप उसका जो रिजल्ट है वो पहले से ही जानते थे या वो पहले से ही डिटरमाइंड था। ठीक। किसी घटना के होने के बाद ये मान लेना कि हमें तो पहले से ही पता था कि ऐसा होना है, ऐसा होगा। यही हमारे पास क्या है? पश्च दृष्टि, यानी घटना के होने के बाद हो रहा है, इसीलिए क्या हो गया? पश्च दृष्टि हो गया, हाइंडसाइट हो गया, है ना। जैसे कहीं स्टॉक मार्केट कभी क्रैश हो गया तो कई सारे इन्वेस्टर्स कहते हैं मुझे पहले से ही लग रहा था कि जो बाजार है वो गिरेगा, जो मार्केट है वो डाउन पर जाएगा, जबकि उस चीज के होने के पहले उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया था, है ना। मैच के बाद ये कहना कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ये टीम जीतेगी, जबकि पहले उन्होंने कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया। ये क्या है? ये हाइंडसाइट बायस है, पूर्वाग्रह है। ठीक। ये भी क्या है? ये किसी निर्णय को लेने के बाद की भावना है, ना कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान पहली जानकारी का प्रभाव। इसलिए ये उत्तर भी क्या है? गलत है, क्योंकि ये किसी प्राइमरी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड नहीं है, बल्कि घटना के घटने के बाद का एक प्रेजुडाइस है। तो ये भी सही उत्तर नहीं होगा। फिर आता है एंकरिंग बायस। हमें बेसिकली आप ध्यान रखें, इस शब्द को दिमाग में रख लीजिए कि एंकरिंग या एंकर यहाँ पर क्या होता है। कोई भी पहली जानकारी जो हमको मिलती है उसको हम बोलते हैं एंकरिंग। अक्सर हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका किसी के ऊपर जो पहला इंप्रेशन पड़ा वो एक एंकर बन गया, और वो आपके पूरे व्यक्तित्व को और आगे आने वाले आपके सभी कामों को आपके उसी पहले जो इंप्रेशन उसके ऊपर पड़ा है उसके आधार पर आंकने का काम करेगा। ठीक है ना। तो ये इसको एंकर बोलते हैं। जो पहली जानकारी है वो क्या है? वो एंकर है, जिसके इर्द गिर्द आपके जो डिसीजंस है वो क्या होंगे? घूमेंगे। ये बेसिकली अगर हम उसको देखें टेक्निकली तो ये किसी भी डिसीजन को लेते समय मिली हुई सबसे पहली जानकारी है, और ये सबसे पहली जानकारी क्या कहलाई जाती है? एंकर कहलाई जाती है। और अक्सर लोग इसी पहली जानकारी पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसा मैंने भी बताया। प्रोवर्ब भी है हमारे पास कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और उसके बाद के सभी जो डिसीजंस उसके हैं, सभी उसके विचार जो हैं, सभी जो अनुमान उसके हैं, वो इसी शुरुआती जानकारी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और यहाँ पर अगर देखें, ये एंकर के इर्द गिर्द जब वो ले रहे हैं तो ये जो चीज है इसको डिसीजन मेकिंग में और निगोशिएशंस दोनों में ही यहाँ पर देखा जाता है। ठीक। तो जैसा मैंने आपको भी फोन वाला एग्जांपल दिया था, वैसे अगर एक एग्जांपल हम लोग देखें और कि किसी दुकान में आप जैकेट खरीदने जाते हैं और पहली जैकेट जिस पर आपकी नजर पड़ती है उसकी कीमत वो बताता है कि 10,000 है, तो ये आपकी पहली इंफॉर्मेशन हो गई, ये आपका क्या हो गया? एंकर हो गया। उसके बाद जब सेल्समैन आपको 4,000 रुपए की कोई जैकेट दिखाता है तो आपको वो जैकेट क्या लगती है? बहुत सस्ती लगती है, क्योंकि पहला इंप्रेशन पड़ा है 10,000 की जैकेट होती है। और जब 4,000 की जैकेट आपको दिखेगी तो वो क्या लगेगी आपको? कि अरे तो बहुत सस्ती है। भले ही
उसका वास्तविक मूल्य क्या हो, बहुत कम हो। वो भले ही 2,000 की जैकेट हो, लेकिन 4,000 बताने पर भी वो आपको क्या लग रही है, सस्ती लग रही है, क्योंकि आप उसको कंपेयर कर रहे हैं पहली जानकारी से, 10,000 रुपए वाली जानकारी से। एक एंकर के इर्द गिर्द घूमकर आप डिसीजन ले रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं और रियल लाइफ में भी आप इसको बहुत ज्यादा देखते हैं। तो ये सीधे तौर पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पहली जानकारी को, पहले एंकर को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इसलिए यही क्या है, यही सही उत्तर है। ये आपका जो है वो सही ऑप्शन है। तीसरा हमारा है उपलब्धता अनुमानी। उपलब्धता अनुमानी यानी कि अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक बेसिकली क्या होता है, नाम में ही है अवेलेबिलिटी। क्या मतलब है इसका, बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल शॉर्टकट है जिसमें लोग किसी भी घटना के होने का या किसी संभावना का एक्सपेक्टेशन जो है वो इस बेसिस पर कर लेते हैं कि उनका कोई एग्जाम्पल उनके दिमाग में कितनी आसानी से आ जाता है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी देखें, अभी एशिया कप जो हुआ है उसके फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था। तो ये चीज बड़ी घूम रही थी लोगों के बीच में कि एशिया कप के फाइनल में जितनी बार भी भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ है, उसमें पाकिस्तान की जो जीत है वो ज्यादा बार हुई है। और उसके आधार पर ये अनुमान उन्होंने लगा लिया कि भाई ये जो फाइनल है इसमें भी पाकिस्तान के जीतने की संभावना जो है वो ज्यादा है। तो ये पहले से उपलब्ध किसी उदाहरण के आधार पर जब हम किसी घटना के होने या ना होने की संभावना के ऊपर डिसीजन लेते हैं, तो ये क्या होता है, ये अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहलाता है या उपलब्धता अनुमानी कहलाता है। ठीक। यानी कि जो भी चीजें अभी हाल में हुई हो या ड्रामेटिक हो या बार बार सुनी गई हो, उनके होने की संभावना ज्यादा हमको महसूस होती है। ठीक। और जब हम किसी भी डिसीजन को लेने के लिए उन्हीं घटनाओं या उन्हीं जानकारियों को बेस बनाते हैं जो हमारी मेमोरी में आसानी से मौजूद हो, चाहे वो वास्तविक रूप से उनका होना कितना ही कठिन क्यों ना हो, तो इसको हम लोग इसी कंटेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसमें कंसिडर करते हैं। ठीक। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी हवाई जहाज की दुर्घटना हमारे सामने जो अहमदाबाद में हुई थी, वहां पर हम लोगों ने देखा था कि उसके बाद लोग कई दिनों तक हवाई जहाज की यात्रा करने पर उनके अंदर एक डर बैठ गया था। ठीक। लोग हवाई यात्रा को खतरनाक मानने लगे थे, उनको लगता था कहीं हमारा जो प्लेन है वो भी क्रैश ना हो जाए। जबकि आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो जो प्लेन क्रैश है उसकी संभावना सड़क दुर्घटना से बहुत बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक। लेकिन एक एग्जाम्पल आ गया हमारे सामने, तो हमारी दिमाग में उसके होने की संभावना से संबंधित बातें भी आने लगी। तो ये जो चीज है ये भी पहली जानकारी पर बेस्ड नहीं है, बल्कि किसी भी जानकारी की आसानी से अवेलेबिलिटी पर, आसानी से उसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है, उसके क्रम पर नहीं कि जानकारी पहली है या दूसरी है। इसलिए ये भी क्या हो गया, ये भी एक गलत उत्तर हमारा हो गया। सही उत्तर था एंकरिंग पूर्वाग्रह, यानी कि एंकरिंग बायस। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, बेसिक सा क्वेश्चन हमारे पास है कि चार बुनियादी जो यानी कि जो फंडामेंटल जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये जो चार फंडामेंटल या मूल संप्रेषण स्किल है, उनको हमें इन 8 में से चुनना है कि इन 8 में से कौन सी चार है जिनको फंडामेंटल कम्युनिकेशन स्किल जो है वो माना जाता है। तो यहाँ हमको 8 जो देके रखी गई वो देके रखी गई, एक समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है हमारे पास सुनना यानी कि लिसनिंग, तीसरा है हमारे पास इन्फॉर्मिंग यानी किसी को सूचित करना, ठीक, स्पीकिंग यानी कि बोलना, ऑब्जर्विंग यानी कि अवलोकन करना, रीडिंग यानी कि पढ़ना, इन्फ्लुएंसिंग यानी कि प्रभावी, और राइटिंग यानी कि लिखना। 2024 का क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो बेसिक से भी जानकारी अगर हमको है तो हम ये जानते हैं कि कम्युनिकेशन के चार फंडामेंटल स्किल जो है वो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक। ये चार फंडामेंटल जो है वो कौशल हैं, स्किल्स हैं। ठीक। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो जो भी कम्युनिकेशन है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली चीज इनपुट और दूसरी चीज क्या होती है, आउटपुट। इनपुट जो है वो सुनना और पढ़ना है। हमारे पास जानकारी आ रही है, जानकारी हम ले रहे हैं, यानी कि जानकारी का इनपुट आ रहा है, या तो सुन के आ रहा है या तो पढ़ के आ रहा है। ठीक। जानकारी देना ये क्या हो गया, आउटपुट। हम बोल के जानकारी देंगे या हम कैसे जानकारी देंगे, लिख के जानकारी देंगे। और यही जो चार चीजें हैं ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिनको LSRW के नाम से जाना जाता है। L मतलब लिसनिंग, S मतलब हो गया हमारे पास स्पीकिंग, R का मतलब है रीडिंग और W का मतलब है राइटिंग। ठीक। अब अगर हम इनमें देखें
तो मुझे नहीं लगता कि इसमें और ज्यादा जो है बाकी चीजों को डिस्कस करने की जरूरत है। वैसे भी कहा जाता है कि एक्टिव लिसनिंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें शब्दों पर ध्यान देना, उनके अर्थ को समझना, बोलने वाले के जो जो मैसेज है उसको सही ढंग से रिसीव करना शामिल होता है। और ये एक एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट बेस होता है। फिर हमारे पास बोलना होता है, जो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी सूचनाओं को ओरली एक क्लियर और इफेक्टिव ढंग से एक्सप्रेस करने की जो है वो क्षमता होती है। इसमें सही शब्दों का चयन करना, आवाज का उतार चढ़ाव, बॉडी लैंग्वेज, ये सब शामिल होते हैं। रीडिंग में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जो रिटन सिंबल्स होते हैं, जो शब्द हो सकते हैं, वाक्य हो सकते हैं, या कोई और चीज हो सकती है, उनको समझने और उनका अर्थ निकालने की क्षमता होती है। ये भी ज्ञान, जानकारी या नॉलेज को प्राप्त करने और दूसरों के विचारों को समझने का एक इम्पॉर्टेंट मीडियम होता है। फिर लिखना यानी कि राइटिंग, ये भी विचारों को या सूचनाओं को लिखित रूप में क्लियर करना, उनको सही ढंग से ग्रामेटिकली जो है उनको सही ढंग से प्रस्तुत करने की कैपेसिटी होती है। और ये भी जो है वो कम्युनिकेशन का एक परमानेंट और ऑफिशियल तरीका है, एक फॉर्मल तरीका है। ठीक है। ओरली यानी कि बोलना एक परमानेंट नहीं, क्योंकि बोलने के बाद तो शब्द हवा में गायब हो गए एक बार सुनने के बाद, लेकिन लिखा हुआ तो रह जाता है ना। तो ये कैसा है, ये हमारे पास परमानेंट है और फॉर्मल है। ठीक है। जबकि बाकी जो है वो हमारे पास जो कोर है उसमें नहीं आते हैं। बाकी चीजें हमारे पास या तो लक्ष्य है या तो उद्देश्य है। ठीक, वो हमारे पास फंडामेंटल कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा एक सुनना, दूसरा हो जाएगा बोलना, तीसरा हो जाएगा पढ़ना, और चौथा हो जाएगा लिखना। यानी कि जो सही ऑप्शन होगा हमारे पास वो 2, 4, 6 और 8 वाला होगा। यानी कि सही उत्तर है इसका ए, यानी कि 2, 4, 6 और 8। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्मृति यानी कि मेमोरी की जो अवधि होती है वो सबसे कम होती है। यानी कि कौन सी मेमोरी जो है वो सबसे कम समय में गायब हो जाती है। ठीक, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी है द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। हमारे पास यहाँ पर 4 प्रकार की मेमोरीज देके रखी गई हैं, और यहाँ पर हमको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी होती है जिसकी जो लाइफ है वो सबसे कम होता है। ये अगर आपको नहीं पता तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 4 प्रकार की मेमोरीज हैं। एक है तात्कालिक स्मृति यानी कि इमीडिएट मेमोरी, दूसरी है हमारी प्रतिमात्मक स्मृति यानी कि आइकॉनिक मेमोरी, कार्यकारी स्मृति यानी कि वर्किंग मेमोरी, प्रतिध्वनि स्मृति यानी कि इकोइक मेमोरी। ये क्या क्या है पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर उत्तर देखें तो इसका जो सही उत्तर है वो है आइकॉनिक मेमोरी यानी कि प्रतिमात्मक स्मृति। ये जो है ये इसका सही उत्तर है। पहले इसको देख लेते हैं। जो आइकॉनिक मेमोरी है या प्रतिमात्मक स्मृति है, वो उसकी जो स्मृति होती है वो 1 सेकंड के बहुत छोटे हिस्से, लगभग 250 से 500 मिली सेकंड की इसकी लाइफ होती है। कितनी, 250 से 500 मिली सेकंड की इसकी लाइफ होती है। और इन दिए हुए विकल्पों में सबसे कम में भी हम लोग देखेंगे कि बाकी जो मेमोरीज है उनकी ड्यूरेशन कितनी होती है, उनका लाइफ स्पैन कितना होता है। ठीक, तो यहाँ पर किसी भी मेमोरी को उसकी लाइफ के हिसाब से, उसकी ड्यूरेशन के हिसाब से, उसके पीरियड के हिसाब से, कब तक वो हमारे दिमाग में रहती है, उसके बेसिस पर अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। अगर हम यहाँ पर प्रतिमात्मक मेमोरी, आइकॉनिक मेमोरी की बात करें तो एक सेंसरी मेमोरी है। ठीक, आपने अक्सर देखा होगा दिवाली के मौके पर कि आप एक फुलझड़ी हाथ में जला के बैठे हुए हैं, और उस फुलझड़ी को अगर आप गोल गोल तेजी से घुमाते हैं तो आपको एक रे ऐसी दिखाई पड़ती है, एक लाइन ऐसी दिखाई पड़ती है, जो लाइन वास्तविक में नहीं है, लेकिन उस फुलझड़ी के घूमने की वजह से वो आपको एक एक रास्ता दिखाई पड़ रहा है, जो एक चमकदार गोला ऐसा बन रहा है। ये आपकी एक सेंसरी मेमोरी है। ये क्या है, किसी दृश्य के गायब हो जाने के बाद, किसी विजुअल के गायब हो जाने के बाद भी 1 सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से के लिए उसकी एक सटीक मेंटल इमेज या आइकन बनाए रखती है। 0.5 सेकंड से भी कम इसका समय होता है, मिली सेकंड के लेवल पर होता है, हम लोगों ने अभी देखा। और ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारे लिए जरूरी भी है, क्योंकि हमें दुनिया के अलग अलग तस्वीरों के बजाय एक सहज और एक कंटिन्यूअस
चलचित्र के रूप में, एक मूवी के रूप में देखने में हमको ये मदद करती है, क्योंकि इसमें आंखों से देखी हुई इमेज का बहुत ही दिमाग एक क्षणिक रूप में, एक टेम्पररी रूप में यहाँ पर क्या करता है, स्टोर करता है, उसके बाद गायब कर देता है। जैसा मैंने भी एग्जांपल दिखा कि जलती हुई फुलझड़ी को तेजी से घुमाने पर आपको रोशनी की एक लकीर दिखाई पड़ती है। ये क्या है, ये वही प्रतिमात्मक या आइकॉनिक मेमोरी है जो प्रकाश की उस इमेज को, लाइट की उस इमेज को क्षण भर के लिए आपके सामने बनाए रखती है। तो इसकी अवधि जो है सबसे कम है, तो ये हमारे पास सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक, बाकी को भी देख लेते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो प्रतिध्वनि स्मृति की बात करें, हम लोग सीक्वेंस से चल रहे हैं। ये भी बेसिकली एक सेंसरी मेमोरी होती है, लेकिन ये किससे संबंधित है, देखिए यहाँ पर ध्वनि है, ये सुनी हुई बातों से संबंधित है, ये ऑडिटरी सेंस से संबंधित होता है। ध्वनि के समाप्त हो जाने के बाद भी उसकी गूंज को कुछ सेकंड के लिए बनाए रखती है, कि अगर कोई घंटी बजती है कहीं पर या कोई घंटा बजता है कहीं पर, तो उस घंटे की आवाज के बाद भी कुछ समय तक हमारे कानों में उसकी जो गूंज है वो हमको सुनाई देती है। ठीक है, जिससे कि हमारा जो दिमाग है वो उसको क्या कर सके, उसको प्रोसेस कर सके। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो जो आइकॉनिक जो मेमोरी है उससे ज्यादा होता है, उसका ड्यूरेशन 3 से 4 सेकंड का होता है जनरली। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये हमको बोली गई बातों को, शब्दों को एक सीक्वेंस में, एक फ्लो में समझने में मदद करती है। ये हमें किसी भी चीज को समझने में मदद करती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, जब कोई व्यक्ति, आपने अक्सर देखा होगा हमारे साथ और आपके साथ, सबके साथ ये होता है कि कोई पर्सन आपसे कोई बात कहता है और आप तुरंत पूछते हैं कि क्या कहा, लेकिन इससे पहले कि वो उस बात को दोहराए आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि उसने क्या कहा था, क्योंकि उस 3 से 4 सेकंड के बीच में आपके दिमाग ने उस चीज को क्या कर लिया, प्रोसेस कर लिया। ठीक है, तो ये जो मेमोरी है बहुत छोटी अवधि की है, बहुत छोटे ड्यूरेशन की है, लेकिन आइकॉनिक मेमोरी से ये लंबी है। तो सबसे छोटी आइकॉनिक मेमोरी होती है, यानी कि प्रतिमात्मक स्मृति होती है, और उससे लंबी कौन सी होती है, प्रतिध्वनि स्मृति होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये नंबर 1 पर है सबसे छोटे में, ये नंबर 2 पर सबसे छोटे में है। फिर आते हैं हम लोग वर्किंग मेमोरी पे। ये भी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, और ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव किसी भी मेमोरी को परमानेंटली स्टोर करना नहीं होता है, इसको संग्रहित करना नहीं होता है, बल्कि उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने और उसको यूज करने से संबंधित होता है। ये बेसिकली जैसे कंप्यूटर में रैम होता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वैसे ही हमारे दिमाग में भी एक रैम है, उस रैम में ये स्टोर रहती है, और जैसे ही इस मेमोरी का काम पूरा हो जाता है, मेमोरी हमारे दिमाग से क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। अगर इसको दोहराया नहीं जाए तो ये कभी भी परमानेंट नहीं होगी, और उस केस में इसकी जो ड्यूरेशन होती है कार्यकारी स्मृति की, वो 20 से 30 सेकंड के बीच की लगभग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हैं कि आप कोई मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, किसी प्रश्न को हल कर रहे होते हैं, तो आप अक्सर दिमाग में ही इंटरमीडिएट जो स्टेप्स हैं उनको प्रोसेस करते रहते हैं, कि 2 से 5 का गुणा किया, फिर 10 का गुणा किया, ये है ना। जैसे आप गणित की गणना करें दिमाग में से, 30 × 3 + 10 आपको करना, तो आपने दिमाग में ही सोचा 30 × 3 90 होता, उसको दिमाग में ही एक कोने में रख लिया। कोने में जहां पर रखा वो क्या है, वो आपकी कार्यकारी स्मृति या जो वर्किंग मेमोरी है वहां पर आ गई। फिर आपने जब उसको 10 से जोड़ा और 100 आ गया, और आपने आंसर बता दिया कि 100 है, तो अब दिमाग को ये पता है कि 30 × 3 को प्रोसेस करके जो 90 को आपने स्टोर करके रखा उसकी अब कोई जरूरत नहीं, तो वो दिमाग से आपकी खत्म हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, वो परमानेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो ड्यूरेशन है इसकी 20 से 30 सेकंड की होती है, और ये जो है, ये जो सेंसरी मेमोरीज है जिनमें आइकॉनिक मेमोरी और जो ऑडिटरी वाली मेमोरी है, फिर प्रतिध्वनि वाली मेमोरी है, ठीक है, प्रतिध्वनि स्मृति उससे ज्यादा होती है। तो ये किस में आ गई, ये इस कैटेगरी में तीसरे नंबर पर आ गई। फिर आते हैं इमीडिएट मेमोरी, जो तात्कालिक स्मृति जिसको हम लोग बोलते हैं। ये भी बेसिकली एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है। जनरली इसका इस्तेमाल जो है वो हमारी इस कार्यकारी स्मृति या वर्किंग मेमोरी के कंटेक्ट में भी किया जाता है। तो जैसे मैंने बताया शॉर्ट टर्म मेमोरी होती, तो इसका जो मेन काम होता है वो थोड़ी मात्रा में किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत कम समय के लिए एक्टिव स्टेट में रखना होता है, और उसका जिससे उसका तुरंत इस्तेमाल जो है वो किया जा सके। इसकी ड्यूरेशन भी वर्किंग मेमोरी के आसपास उसकी लगभग 30 सेकंड से कम होती है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को इमीडिएट यूज के लिए दिमाग में रखे रहना। अब इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, किसी का फोन नंबर सुनकर उसे डायल करने तक याद रखना, ये क्या है, ये इमीडिएट मेमोरी का एक एग्जाम्पल है। इसकी जो ड्यूरेशन होता है वो जो वर्किंग मेमोरी के
लगभग बराबर होता है, 20 से 30 सेकंड के बीच इसका भी होता है। और ये जो है ये भी अगर हम लोग देखें तो वर्किंग मेमोरी के बराबर है, तो यानी कि जो सेंसरी मेमोरी है उससे ज्यादा ही है। तो तात्कालिक स्मृति, तभी इसको जो है वो कार्यकारी स्मृति के कंटेक्स्ट में भी देखा जाता है। तो सबसे कम जो समय है वो किसका है, वो प्रतिमात्मक स्मृति का है, यानी कि आइकॉनिक मेमोरी का है। आप इसका एक सीक्वेंस बना लीजिए, सबसे कम किसका होता है, आइकॉनिक मेमोरी यानी कि प्रतिमात्मक स्मृति का होता है। फिर प्रतिध्वनि स्मृति यानी कि हमारी इकोइक मेमोरी का होता है। फिर वर्किंग मेमोरी और इमीडिएट मेमोरी आती हैं। तो अगर ये सवाल रिपीट होता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट होता तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्यात्मक स्थिरता या जड़ता एक प्रकार की क्या होती है। यानी कि फंक्शनल फिक्सेडनेस इज अ काइंड ऑफ पुष्टि पूर्वाग्रह यानी कि कंफर्मेशन बायस, मानसिक विन्यास या मेंटल सेट, अग्रसारित कार्यात्मकता या फॉरवर्ड वर्किंग, और सृजनात्मक पूर्वाग्रह या क्रिएटिविटी बायस। इनमें से क्या होती है कार्यात्मक स्थिरता। तो यहाँ अगर हम लोग इसको देखें तो हमने चार ऑप्शंस देख लिए हैं। और यहाँ कार्यात्मक स्थिरता की बात बेसिकली हम समझ कि कार्यात्मक स्थिरता या फंक्शनल फिक्सडनेस क्या होता है, ये समझना जरूरी है। जो फंक्शनल फिक्सडनेस है या जो कार्यात्मक स्थिरता है, ये बेसिकली एक ऐसी मेंटल बैरियर है, एक मानसिक बाधा है जो किसी भी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को रोकती है। ठीक, आप मान लीजिए कि आप कोई कहानी लिख रहे हैं, तो एक स्टेज आएगी कि एक बैरियर आ जाएगा, आपके दिमाग में नए विचार आएंगे ही नहीं। ये क्या है, ये एक कार्यात्मक स्थिरता है, ये एक फंक्शनल फिक्सेडनेस आपके दिमाग में आ गई। या आप गणित का कोई सवाल हल कर रहे हैं और गणित का सवाल हल करते समय आपके दिमाग में आगे का प्रोसेस क्या होगा वो आ ही नहीं रहा है। एक एक एक, एक बाधा आ गई, एक बैरियर आ गई, ये भी यही है। ऐसे ही आप कोई निबंध लिख रहे हैं और निबंध लिखने में आप आगे क्या लिखें आपके दिमाग में नहीं आ रहा, ये भी क्या है, ये भी एक कार्यात्मक स्थिरता है। ठीक, यानी कि ये एक ऐसा मेंटल बैरियर आपके दिमाग में अचानक से आ जाता है जो किसी भी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को रोक देता है। ठीक, और ये जो फिक्सेडनेस है, फंक्शनल फिक्सेडनेस है, बेसिकली मेंटल सेट का ही एक स्पेशल टाइप है। आपका जो मेंटल सेट है वो अब किस जगह पर आ गया है कि आगे कोई विचार नहीं आ रहा है, तो ये मानसिक विन्यास है, मेंटल सेट का ही एक रूप है, वो होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो सकारात्मक स्थिरता है वो हम समझ गए कि दिमाग जो है वो किसी चीज के बारे में आगे नहीं सोच पा रहा है। या इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम किसी भी चीज का नया यूज नहीं सोच पा रहे हैं, या हम ये नहीं सोच पा रहे कि इस चीज का इस प्रकार से यूज भी किया जा सकता है, ये भी फंक्शनल फिक्सेडनेस है। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए कि आपको एक व्यक्ति ने एक कैंडल दे दी, एक माचिस दे दी और एक खाली डिब्बी दे दी। माचिस की खाली डिब्बी दे दी और आपसे कहा जा रहा है कि मोमबत्ती को इस प्रकार से खड़ा करना है टेबल पर कि टेबल पर गली हुई मोमबत्ती का जो पिघला हुआ मोम है वो ना आए। तो आपका दिमाग सोच ही नहीं पा रहा कि ये कैसे करें, जबकि एक कॉमन सी बात होती है कि माचिस की डिब्बी का जो है उसके ऊपर मोमबत्ती को अगर खड़ा कर दिया जाए तो जो भी मोम पिघल पिघल कर गिरेगा वो माचिस की उसी डिब्बी के ऊपर गिरेगा। ठीक है, लेकिन अगर उस पर्सन के दिमाग में वो बात आ ही नहीं रही है कि इसका हम इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी क्या, ये भी फंक्शनल फिक्सेडनेस है। ठीक, और ये मेंटल सेट का एक स्पेशल टाइप होता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कार्यात्मक स्थिरता एक प्रकार का मानसिक विन्यास होता है, मेंटल सेट होता है या मेंटल स्टेट होती है जो किसी भी चीज को की प्रॉब्लम सॉल्विंग को करने से आपको रोकता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और चीजें जैसे पुष्टि पूर्वाग्रह। पुष्टि पूर्वाग्रह क्या होता है, कंफर्मेशन बायस, हम लोग शुरुआत में देख चुके हैं कंफर्मेशन बायस क्या था। देखिए फिर से रिपीट होके सेम एग्जाम में रिपीट होके आ गया। ठीक है दोस्तों, हमारे पास है अग्रसारित कार्यात्मकता। अग्रसारित कार्यात्मकता बेसिकली क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरवर्ड वर्किंग। फॉरवर्ड वर्किंग क्या होता है ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो चीजें सारी चीजें जो है वो रिपीट होकर एग्जाम में आती रहती हैं। जो अग्रसारित कार्यात्मकता है ऐसा कोई शब्द नहीं होता, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। और ये जो शब्द है यहाँ पर, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए देकर रखा गया। और ऐसे ही जो सृजनात्मकता या सृजनात्मक पूर्वाग्रह है या क्रिएटिविटी बायस है, ये भी कोई शब्द नहीं है, ये भी कोई कंसेप्ट नहीं है, और ये भी कोई मानक या स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। और ये दोनों टर्म्स इस क्वेश्चन में आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए देके रखे गए हैं।
तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो हमारे पास हो जाता है मानसिक विन्यास या मेंटल सेट। ठीक, इनको समझते जाइए। एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं के आसपास आपको घूमते हुए देखने को मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मनुष्यों के द्वारा अधिकतर समय अपने तथा दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए इनमें से क्या प्रयुक्त होता है, किसका यूज जो है वो किया जाता है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन देके रखे गए हैं। शब्द यानी कि वर्ड्स, दंड या सजाएं यानी कि पनिशमेंट, और रिवार्ड्स यानी कि पुरस्कार, और पोस्चर्स यानी कि मुद्राएं। यानी कि दूसरों को नियंत्रित करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग सबसे ज्यादा बार किया जाता है, अधिकतर समय। वैसे तो अगर पोस्चर्स देखें तो पोस्चर्स का इस्तेमाल भी दूसरों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है कि एक माँ अपने बच्चे के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ पर गई और सामने मिठाइयाँ रखी हुई हैं और बच्चे का मन ललचा रहा है उन मिठाइयों को खाने के लिए और माँ को ये महसूस हो जाता है, तो माँ केवल आंखें दिखाकर बच्चे को कंट्रोल कर सकती है कि ऐसा नहीं करना। ये क्या है, पोस्चर के द्वारा नियंत्रण करना। ठीक, दंड के द्वारा भी नियंत्रित करने का काम किया जाता है कि किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो हमने उसको दंड दे दिया, सजा दे दी, तो आगे से वो उस गलत काम को करने से पहले सोचेगा। नियंत्रण का तरीका है। पुरस्कार के द्वारा भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। लेकिन इन चारों में से सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल होता है, दूसरे के और अपने खुद के व्यवहार को, बिहेवियर को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो सही उत्तर जो है वो है हमारा शब्द यानी कि वर्ड्स। कोई भी पर्सन, कोई भी मनुष्य जो है वो अपने और दूसरों के बिहेवियर को डायरेक्ट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा शब्दों का ही इस्तेमाल करता है। शब्द ही वो मीडियम है जिनसे नियम बनाए जाते हैं। शब्दों का इस्तेमाल करके ही हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। शब्दों का इस्तेमाल करके ही किसी की प्रशंसा, प्रशंसा भी एक प्रकार का पुरस्कार है, वो करते हैं। किसी की बुराई या आलोचना करते हैं, आलोचना भी एक प्रकार का दंडी है, वो करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो शब्द होगा। शब्द की अगर बात करें तो शब्द जो है वो कम्युनिकेशन का सबसे फंडामेंटल और सबसे पावरफुल टूल होता है। इनका जो यूज होता है वो किसी के भी बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कई सारे तरीकों से किया जाता है। डायरेक्ट करने के लिए, नियम बनाने के लिए हम शब्दों का उपयोग करते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे शोर है तो कृपया शांत रहें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जैसे जो ये है ये शब्द ही तो हैं। ठीक, हम कभी कभार खुद से बात करके भी अपने अपने खुद के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। आपने कभी इंटरनल, आंतरिक संवाद किया होगा, अपने मन में मनन किया होगा कि आज हमें क्या करना है, या हमने ये काम जो किया ये अच्छा नहीं किया, हमको ये काम कैसे करना होगा। हम अंदर खुद से कभी कभी बात करते हैं। जब खुद से हम बात करते हैं वहां पर भी शब्दों का ही तो इस्तेमाल करते हैं कि हमें आज ये काम खत्म कर देना है, आज हमको इतनी पढ़ाई कर लेनी है, आज हमको ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। मन में ही अपने आप को डायरेक्ट कर दें, शब्दों का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, भले ही उसको हम एक एक्सप्रेस तरीके से बोल ना रहे हों। ठीक, किसी को प्रोत्साहन देना है, किसी को प्रेरणा देनी है, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, शब्द ही है। किसी की आलोचना करनी है, किसी को चेतावनी देनी है कि ये तरीका तुम्हारा काम करने का गलत है, ऐसा नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, वगैरह वगैरह, ये क्या है, ये शब्द ही है। तो जो शब्द है वो सबसे पावरफुल टूल है, फंडामेंटल टूल है किसी को भी डायरेक्ट करने का, किसी को भी मोटिवेट करने का, किसी को भी इन्फ्लुएंस करने का और किसी को भी करेक्ट करने का, किसी को भी कंट्रोल करने का। बात करते हैं पुरस्कार की अगर, तो पुरस्कार या जो रिवार्ड है वो एक मोटिवेशन हो सकता है, एक पावरफुल मोटिवेशन भी हो सकता है, जिसका इस्तेमाल किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। ये बेसिकली पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट है। ठीक है। ठीक, ये पुरस्कार देने का मतलब ये है कि आपने जो काम किया है ये काम आपने अच्छा किया है और आपसे उम्मीद है कि आप बार बार ऐसे ही काम करेंगे और इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी बेसिकली क्या है, किसी के बिहेवियर को कंट्रोल करने का एक इफेक्टिव और पॉजिटिव जो है एक मीन है। ठीक, और ये किसी के भी व्यवहार को दोहराने की, कैसा व्यवहार, पॉजिटिव, और जो हमको चाहिए ऐसा व्यवहार बढ़ाने की संभावना को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे अच्छा काम करने पर बोनस मिल जाना, तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने पर किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, या किसी अच्छे बच्चे को अच्छा व्यवहार करने पर चॉकलेट देना। इसी का इस्तेमाल करके तो लोग जानवरों को ट्रेन कर लेते हैं।
कि अगर आप इस तरीके से कोई जानवर परफॉर्म करेगा तो उसको टॉफी दे दी, कुत्तों को ट्रेन करने पर उसको इनाम में खाने की चीज मिलती, तो वो बार बार उसी व्यवहार को दोहराता है कि अगर सिट बोला तो बैठना है, हमको पुरस्कार मिलेगा, है ना। तो ये जो रिवार्ड है ये इफेक्टिव तो होते हैं, लेकिन ये हर समय और हर तरीके के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, और शब्दों की तरह ये यूनिवर्सल भी नहीं है। ठीक। तो यहाँ पर लेकिन ध्यान रखना ना, अधिकतर समय इनका इस्तेमाल नहीं होता। वैसे अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो जैसे किसी रिक्वायर्ड बिहेवियर को करवाने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, वैसे किसी अनरिक्वायर्ड बिहेवियर को कम करने के लिए दंड, सजा या पनिशमेंट दी जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि भविष्य में उस बिहेवियर को दोबारा से रिपीट ना किया जाए, है ना। बीएफ स्किनर ने इसके लिए भी बताया है कि जो जो पनिशमेंट है या जो दंड है वो एक निगेटिव रिजल्ट है जो किसी अनरिक्वायर्ड बिहेवियर को कम करने या घटाने के लिए दिया जाता है। जैसे बच्चे की गलती करने पर उसको डांट दिया जाता है, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपको जुर्माना लगता है ना। ये क्या है, ये क्यों दिया जा रहा है कि आपको याद रहे कि ये काम जो है वो आपको नहीं करना है। जनरली जो दंड होता है वो जनरली शॉर्ट टर्म उसका इम्पैक्ट होता है, और कई बार ये डर को और निगेटिव जो इमोशंस है उनको भी पैदा कर सकता है। तो ये भी हमेशा इस्तेमाल नहीं होता, अधिकतर समय इस्तेमाल नहीं होता। फिर आता है मुद्राएं यानी कि पोस्चर्स, हम इसको बॉडी लैंग्वेज ही बोल सकते हैं, और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। ये हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने और हमारे मुंह से बोले गए शब्दों को और ज्यादा पावरफुल बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें हम बिना बोले अपने इमोशंस, अपने इरादों को सामने वाले के लिए जाहिर करते हैं। ऐसे मुस्कुराना ये एक्सेप्टेंस है, आंखें दिखाना गुस्सा, सिर हिलाना जो है वो एक्सेप्टेंस है ना। जैसे किसी ने किसी को गुस्से में, जैसे भी माँ का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बच्चों के आंख दिखा दी तो बच्चा समझ गया कि ये काम नहीं करना है, या क्लास में जो टीचर है उसने घूर के देख लिया या अपने मुंह पर उंगली रख दी तो वो क्या है, वो चुप रहने का इशारा है। बिना बोले ही उसने अपना पोस्टर ऐसे बनाया कि आपका बिहेवियर जो है वो क्या हो गया, वो इन्फ्लुएंस हो गया। लेकिन हम इनका इस्तेमाल किसी भी प्रकार के कॉम्प्लेक्स विचारों को, नियमों को या निर्देशों को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं कर सकते हैं। ये जनरली एज अ सप्लीमेंट काम करते हैं शब्दों में, ये शब्दों का विकल्प नहीं होते हैं। तो इसीलिए इनका भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा जो है वो नहीं होता है। अधिकतर समय अपने और दोस्तों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अंतर वैयक्तिक संचार के उदाहरण कौन कौन से। अंतर वैयक्तिक संचार यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बेसिकली होता है जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में सीधा, पर्सनल और अक्सर आमने सामने होने वाला जो संवाद होता है, जो बातचीत होती है जिसमें इमीडिएट फीडबैक जो होता है वो पॉसिबल है, उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास इस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हमसे जो है वो पूछे गए हैं। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस है वो कौन कौन से देके रखे गए हैं। तो पहला देके रखा गया संगोष्ठी यानी कि सेमिनार, दूसरा पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म, फिर ऑफिस ऑपरेशन यानी कि कार्यालय संचालन, पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग, स्टडी टीचिंग यानी कि अध्ययन अध्यापन, वार्तालाप यानी कि कन्वर्सेशन, और इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। अब जैसे मैंने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में बताया, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हम लोगों ने ये बात करी कि इसमें आमने सामने दो या दो से ज्यादा लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो पहली चीज तो ये होगा कि अगर लोग आमने सामने मौजूद नहीं है तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये देखें कि कौन कौन सी इन ऑप्शंस में चीजें ऐसी हैं जहां पर लोगों के बीच में आमने सामने की बातचीत होती है। ठीक। तो यहाँ अगर देखें तो एक पत्रकारिता ऑप्शन हो सकता है हमारे पास। पत्रकारिता में भी अक्सर लोगों की आमने सामने बातचीत होती है, पत्रकार जगह जगह पर जाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी राय लेते हैं, इंटरव्यूज भी लेते हैं, तो पत्रकारिता हो सकता है। संगोष्ठी सेमिनार है यहाँ पर, उसकी बात हम लोग अभी करते हैं। पत्र लेखन में यहाँ पर आमने सामने की बात नहीं होती, तो पत्र लेखन तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। कार्यालयी संचालन भी हो सकता है। अध्ययन अध्यापन में अगर टीचर और स्टूडेंट आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है।
इंटरव्यू भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, और वार्तालाप यानी कि बातचीत तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है ही। यहाँ पर इसके ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो 6 7 5 3 होना चाहिए, यानी कि वार्तालाप, साक्षात्कार, अध्ययन अध्यापन और कार्यालयी संचालन। लेकिन इसका जो आंसर की उसमें जो उत्तर दिया गया था वो 2 3 5 7 दिया गया था, लेकिन हम इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे और आप जो सही उत्तर है उस उत्तर को ही एग्जाम में मार्क करके आएंगे। ठीक, हम एक एक करके इनको देखते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो साक्षात्कार यानी कि जो इंटरव्यू है वो इंटर कम्युनिकेशन जो है वो क्यों है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्यों है। साक्षात्कार यानी कि जो इंटरव्यूज है वो बेसिकली एक आइडियल एग्जांपल है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। ये दो पार्टीज या दो पक्षों या दो व्यक्तियों के बीच एक उद्देश्यपूर्ण यानी कि एक ऐसी बातचीत होती है जो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से करी जाती है। इसमें सीधे सवाल जवाब किए जा सकते हैं, किए जाते हैं। दोनों जो पक्ष होते हैं वो एक दूसरे के वर्बल और नॉन वर्बल संकेतक, जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो इशारे होते हैं, उनको तुरंत देकर अपने रिस्पॉन्सेज जो है वो देते हैं। तो ये साक्षात्कार जो है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। टीचिंग और लर्निंग यानी कि अध्ययन और अध्यापन, ये भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। एक एक क्लासरूम को आप देखिए, इमेजिन करिए, इसमें एक टीचर है और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच बातचीत हो रही है। टीचर उनको जानकारी दे रहा है, बच्चे उस जानकारी को एब्जॉर्व करके सवाल पूछ रहे हैं, एक दूसरों के बीच में आइडियाज का जो आदान प्रदान है वो हो रहा है। और एक इफेक्टिव जो टीचिंग प्रोसेस है वो पूरी तरीके से जो है वो डिपेंड करता है इसी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर। तो जो अध्ययन अध्यापन है ये भी क्या है, ये भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ही एक रूप होता है। ऑफिस ऑपरेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर हम समझ लें कि ऑफिस ऑपरेशन क्या है तो हम इसका उत्तर दे देंगे। ऑफिस ऑपरेशन बेसिकली अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर एक कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं होता है, कम्युनिकेशन का टाइप नहीं होता है, लेकिन कोई भी ऑफिस का जो संचालन है, किसी भी ऑफिस का जो काम है वो बिना जो वहां पर सहकर्मी है, जो वहां पर कलीग्स हैं, जो कोवर्कर्स हैं, जो टीम्स हैं और जो मैनेजर्स हैं, उनके बीच में होने वाली कंटिन्यूअस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बिना नहीं चलाया जा सकता। टीम्स के बीच में मीटिंग्स होती हैं, कोवर्कर्स के बीच में बातचीत होती है, जो बॉस है, जो हेड है वो आपको डायरेक्शंस देता है, ये सभी क्या है, ये इसी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। और ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जहां पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। तो ये जो ऑफिस ऑपरेशन है ये भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एक रूप हो सकता है। जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता की बात करें तो पत्रकारिता भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। हालांकि इसमें भी दो राय हो सकती हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है, और इसीलिए मैंने यहाँ पर जब ये बताया तो उसमें पत्रकारिता को शामिल नहीं किया है। लेकिन कुछ लोग इसको भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मानते हैं, क्योंकि इसको मास कम्युनिकेशन माना जाता है। क्योंकि इसका जो अंतिम लक्ष्य होता है, जो फाइनल टारगेट होता है, वो होता है समाचार को एक बड़े ऑडियंस तक पहुंचाना, दर्शक वर्ग तक पहुंचाना होता है। लेकिन इसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कुछ लोग क्यों मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि जो पत्रकारिता है, जर्नलिज्म में, उसका जो फंडामेंटल प्रोसेस है उसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी जो जर्नलिस्ट होता है, पत्रकार होता है, उसको खबर बनाने के लिए लोगों से मिलना होता है, उनके इंटरव्यूज लेने होते हैं, अपने सोर्सेस से बातचीत करनी पड़ती है और अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। ठीक, और इसी वजह से जो लोग होते हैं वो उसको भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर जो इसका प्रोसेस है उसको अगर ध्यान दिया जाए तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। वार्तालाप तो हम जानते ही हैं, दो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो सकता है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो 6 7 5 3 होना चाहिए, लेकिन आयोग ने 2 3 5 7 माना था। खैर, हम सही को ही उत्तर मानेंगे, आगे चलते हैं। और अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में कौन सा मध्यस्थता संचार का उदाहरण है, यानी कि मीडिएटेड कम्युनिकेशन का उदाहरण है। अब मीडिएटेड कम्युनिकेशन क्या होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं, तो हम आगे ऑप्शंस को देखते हैं। हो सकता है कि आपको मीडिएट कम्युनिकेशन का मतलब समझकर ही उत्तर जो है वो दिमाग में समझ में आ जाए। जो मीडिएटेड कम्युनिकेशन होता है बेसिकली क्या है, इसमें एक कम्युनिकेशन में भाई हम जानते हैं दो लोग होते हैं, एक जो संदेश भेजता है और एक जो संदेश प्राप्त करता है। ठीक, तो मीडिएटेड कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो संदेश भेजने वाला है और संदेश प्राप्त करने वाला है उनके बीच में एक टेक्निकल मीडियम आ जाता है। ठीक,
टेक्निकल मीडियम आ जाता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन आमने सामने नहीं होता है बल्कि किसी तकनीकी माध्यम के जरिए होता है। और ये जो टेक्निकल मीडियम है ये उस संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, जैसे टेलीफोन। अब आप फोन पर, मोबाइल पर किसी से बात कर रहे हैं तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एक रूप हो सकता है, लेकिन आप आमने सामने नहीं है बल्कि एक टेक्निकल जो टूल है उसका इस्तेमाल करके आप सामने वाले से क्या कर रहे हैं, अपने संदेश भेज रहे हैं। रेडियो पर कोई समाचार पढ़ रहा है तो वो एक रेडियो एक टेक्निकल टूल है जिसका इस्तेमाल करके वो आपको जानकारी पहुंचा रहा है, मीडिएटेड कम्युनिकेशन है। इंटरनेट का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट किया जा रहा है, मीडिएटेड कम्युनिकेशन है। लेटर लिखकर, ईमेल लिखकर, एसएमएस भेजकर, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर कम्युनिकेट किया जा रहा है, मीडिएटेड कम्युनिकेशन है। और ऐसे टेलीविजन के जरिए अगर कोई समाचार पढ़ने वाला आपको समाचार सुना रहा है तो वो आपको जो भी जानकारी दे रहा है वो एक मीडियम के माध्यम से दे रहा है, तो ये भी क्या, ये भी एक मीडिएटेड कम्युनिकेशन का एक तरीका है। यहाँ अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो ऑप्शंस देके रखे गए वो पहला है, किसी समाचार प्रस्तुतकर्ता द्वारा 9 बजे की खबरों पर मौसम की रिपोर्ट देना। एक राजनेता का नामांकन सम्मेलन को संबोधित करना, लेकिन नॉमिनेटिंग कन्वेंशन को संबोधित करना। दो दोस्तों की आपस में गपशप या गॉसिप, या स्टूडेंट वर्क ऑन अ क्लास प्रोजेक्ट टुगेदर, छात्रों की किसी कक्षा प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करना। हम यहाँ पर आसानी से समझ लेंगे कि इन तीनों जो बी सी और डी है इनमें बीच में कोई मीडियम नहीं है। ठीक, मीडियम केवल कहाँ पर है, 9 बजे समाचार प्रस्तुत करता, अब समाचार प्रस्तुत करता समाचार जब देगा तो या तो वो टेलीविजन पर देगा या किस पर देगा, रेडियो पर देगा। और टेलीविजन हो या रेडियो हो ये दोनों ही क्या है, ये मीडियम है, तो ये कैसा होगा, ये मीडिएटेड कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो प्रेजेंटर है वो स्टूडियो में बैठा हुआ है और जो सुनने वाला है या देखने वाला है वो अपने घर में बैठा हुआ है, और दोनों के बीच में सीधा आमने सामने का संपर्क यहाँ पर नहीं हो रहा है। जो कम्युनिकेशन है वो टेलीविजन या रेडियो के माध्यम से हो रहा है, जो कि मास कम्युनिकेशन का एक रूप है और मीडिएटेड कम्युनिकेशन का एक टाइप हो जाता है। अगर हम एक बी वाले को देखें कि राजनेता का नामांकन सम्मेलन को संबोधित करना, ये पब्लिक कम्युनिकेशन है। यहाँ पर जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है वो दोनों एक ही जगह पर मौजूद है। भले ही यहाँ पर माइक का इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन कम्युनिकेशन सीधे तौर पर हो रहा है, माइक केवल आवाज को तेज करने का काम कर रहा है। ठीक है, हालांकि अगर इसी भाषण को हम टीवी पर या रेडियो पर सुनाते हैं तो फिर वो मीडिएटेड कम्युनिकेशन हो जाता है, क्योंकि तब दोनों लोग आमने सामने नहीं होते। दो दोस्त अगर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो अगर वो आमने सामने बिना किसी टेक्निकल जो टूल है उसका इस्तेमाल करके सीधे तौर पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें इमीडिएट फीडबैक और नॉन वर्बल जो क्यूज है, संकेत है, उनका आदान प्रदान हो रहा है, तो भी ये मीडिएटेड कम्युनिकेशन नहीं होगा। हालांकि फोन पर कर रहे हैं तो मीडिएटेड कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी क्लास प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे हैं तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन है। यहाँ पर एक कॉमन एक टारगेट का इस्तेमाल करके सीधे तौर पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हुए वहां पर काम कर रहे हैं, ये आमने सामने हो रहा है और ये इंटरमीडिएट कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का रूप है। मीडिएटेड कम्युनिकेशन जो है वो ये नहीं है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक, क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसको हम लोग इतना ही रखते हैं और इसके आगे के जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, क्योंकि समय लंबा हो रहा है। आप इसको 1.5x या 2x जैसा भी सुटेबल है उस पर चलाकर इसको देखिए।